सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त जो है वो हुई है सुप्रीम कोर्ट में। वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हवाले से, जिसमें अब तरमीम के लिए हुकूमत की जानिब से कह दिया गया। आज अटॉर्नी जनरल ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को तरमीम करने के लिए तैयार है, जिसको खुशाइंद करार दिया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। अब मामला ये है कि ये भी कहा गया कि मुआवनत के बगैर और बाहमी जो मामलात हैं उसके बगैर इसमें जो है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये गुज़श्ता रोज़ भी ये मामलात हुए हैं, आज इस पर भी बात होगी। लेकिन साथ ही साथ आज ये भी बात होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स पर हुकूमत से मुआवनत तलब करते हुए अदालत में मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। साथ ही नजम साकिब की तलबी का नोटिस भी मुअत्तल कर दिया है। साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक मामले की समाअत का अहवाल एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, फिर मजीद बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स तहकीकात के लिए कायम खुसूसी कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहां अदालत ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स के मामले पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। जबकि एतजाज एहसन, मखदूम अली खान, मियां रज़ा रब्बानी और मोहसिन शाहनवाज रांझा को अदालती मुआविनीन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की खुसूसी कमेटी में तलबी का समन भी मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें वफाक, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को भी दरख्वास्त में फरीक बनाने की हिदायत की। हुक्मनामे में मुताद्दिद सवालात उठाए गए हैं कि क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्वेलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है? अगर है तो किस तरीके कार के तहत? और क्या पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकता है? क्या रूल्स इस बात की इजाजत देते हैं कि स्पीकर प्राइवेट अशखास की गुफ्तगू लीक होने पर खुसूसी कमेटी बनाएं? हुक्मनामे में कहा गया कि पार्लियामेंट के एहतराम में खुसूसी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन तो मुअत्तल नहीं किया जा रहा, लेकिन नजम साकिब की तलबी का नोटिस आइंदा समाअत तक मुअत्तल रहेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुताल्लिक मामले की मुख्तसर समाअत की। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजरसानी का फैसला कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से कानून में तरमीम होगी। रिपोर्ट तो आपने देखी है, ऑडियो लीक्स के मामले पे भी बात होगी, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है वो बड़ा एक अहम मामला था। आज इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी इमरान वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। और तैयब बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं हमारे नुमाइंदे। तैयब आपका भी बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, आखिरकार बहुत मामला जो है वो खासा खिंचाव और तनाव का रहा, जिसका जिक्र हम कल भी कर रहे थे। लेकिन एक अच्छी ये पेशरफ्त होगी कि अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि उसमें तरमीम भी की जा रही है और उस तरमीम के जो नजरसानी और मुशावरत चाहती है तो खुश आइंद है, ये चीफ जस्टिस की जानिब से भी कहा गया। तो अब ये मामला जो था, अब जो इत्तलाक की बात हो रही थी, अब वो इत्तलाक अभी नहीं है जब तक ये मामला तरमीम की सूरत में नहीं हो जाते। क्या इस वक्त जो है इसका स्टेटस है? हमें तो नहीं याद, वो प्रोग्राम में तो मेरे ख्याल इन हो गई। इमरान साहब आप सुन सकते हैं? हम राब्ता करते हैं, लेकिन एक मामला बड़ा अहम है। अब जो एक तनाव खिंचाव की सूरत हाल हुकूमत और अदलिया के दरमियान नज़र आ रही थी, बहरहाल अब वो चीज़ें कदरे बेहतर होती हुई भी नज़र आ रही हैं कि आज खुद अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत उज़्मा को आगाह किया कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नज़रसानी कर रही है, तरमीम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से वो तरमीम होगी। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ये मुशावरत होनी चाहिए थी, क्योंकि मामलात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वो तो होना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। इमरान वसीम साहब हमारे साथ हैं। इमरान साहब, जब हम बात कर रहे थे गुज़श्ता रोज़ भी खिंचाव, थोड़ा तनाव है, आज के इस मामले के बाद जिसे खुश आइंद भी कहा जा रहा है, जो मुशावरत चाहती है तो ये खुश आइंद है, चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं, आज क्या सिचुएशन रही है कमरा अदालत में इस मामले पर? मुदस्सर, इस मामले को मेरे ख्याल से खुश आइंद करार देना या फिर इसको ये करार दे देना कि कोई बर्फ़ पिघलने लगी, ये कबल अज़ वक्त होगा। अच्छा, अभी तो देखना यह है कि आज जो अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने पेश हुए हैं, चीफ जस्टिस के अख्तियारात से मुतल्लिक जो कानून साजी की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 2 कानून बनाए हैं और दोनों कवानीन जो है वो उसके एक मुख्तलिफ ऐसे सेक्शन है जो एक दूसरे के साथ
ओवरलैप करते हैं। यानी जो बात आपने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में की है कि नजर सानी में आप वकील चेंज कर सकते हैं, वही बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर में भी लिख दी गई है। तो एजी ने यह कहा कि हम इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करना चाहते हैं जो ओवरलैप हो चुके हैं। तो इस पे चीफ साहब ने कहा कि ठीक है, ये खुशाइंद है जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में कहा कि चूंकि ये मामला अदालत के अंदरूनी अमूर से मुतल्लिक है तो आपको ये सब कुछ करने से पहले अदालत से मुशावरत करनी चाहिए थी। तो माजी की बात हो रही थी, अब आगे मुशावरत होनी है, मुशावरत नहीं होनी, मुशावरत करेंगे, मुशावरत नहीं करेंगे, इस हवाले से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कोई बात अदालत में नहीं की। यानी एक होता है ना कि चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए, ऑब्जर्वेशन पास की कि आपने अगर पहले नहीं किया तो अब कर लें, तो ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं की जिससे हमें यह इंदिया या इशारा मिले कि हुकूमत जो है इस मामले के ऊपर कोई मुशावरत करना चाहती है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगा कि आज जो एजी साहब ने आके ये मुद्दा अदालत के सामने रखा कि केस को एडजर्न कर दें, हम जो चीज़ें गलत हुई हैं उनको दुरुस्त करना चाहते हैं, तो इससे एक तासुर ये भी जाता है कि गालिबन जो इलेक्शन का मुकदमा है जिसकी समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी की गई थी, तो अगले हफ्ते अगर इलेक्शन का मुकदमा समाअत के लिए लग गया तो उसमें भी एजी साहब जाके यही मौक़िफ़ रखेंगे चीफ साहब के सामने, 3 रुकनी बेंच के सामने। वो देखें जी, वो नजर सानी से मुतल्लिक भी कानून आया था, उसमें ओवरलैपिंग हो गई थी, तो हुकूमत इस मामले के ऊपर गौर ख्वास कर रही है, कंसिडरेशन कर रही है, तो वो केस भी मुलतवी कर दिया जाएगा। तो चीज़ें तो हमें जो है वो लंबी चलती हुई नजर आ रही हैं। अब देखते हैं कि अगले हफ्ते का लेकिन एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, मैं तैयब, अब इसका फिर स्टेटस ये तो बिल नहीं, अब तो ये कानून बन चुका था जिसका बताया भी गया था कोर्ट के अंदर, तो अब इसका स्टेटस क्या है? फिर ये अभी कानून है नहीं है, हुकूमत रोक रही, क्या इसका स्टेटस होगा? तैयब देखें, ये तो एक्ट बन चुका है और एक एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। उसका स्टेटस तो ये है कि वो उस पर स्टे ऑर्डर है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती या वो नाफिजुल अमल नहीं है। लेकिन जो दूसरा रिव्यू से मुतल्लिक है उस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, वो तो एक्ट बन भी चुका, वो कानून नाफिजुल अमल जो है वो भी हो चुका है। लेकिन जैसे अभी इमरान ये बात कर रहे थे, असल मामला जो है वो अब समझ जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से टाइम गेन किया जाए, क्योंकि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं इनके पास भी वक्त जो है वो अब बड़ा लिमिटेड बचा है। हर एक दिन जो गुजर रहा है वो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की तरफ जो है वो जा रहा है। तो हुकूमत शायद अब ये चीज़ समझ चुकी है कि हमने कानून भी बनाए और इन्होंने एक कानून पे स्टे ऑर्डर दे दिया, तो वो सारे कानून जो बनाए थे वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसके इख्तियारात से मुतल्लिक है। क्योंकि हुकूमत को ये शैबा भी था, खदशा भी था, और हुकूमत ने ये नोट भी किया कि जो भी मामलात, पोलिटिकल मामलात या आइन से मुतल्लिक जुड़े हुए जो भी मामलात सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, साथ रहिएगा। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब हम बात करेंगे इस वक्त सियासी सूरत हाल के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट नज़र आई है कि एक तरफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक्टिव है, आसिफ अली जरदारी लाहौर में मौजूद हैं, मुलाकातें उनकी चल रही हैं, एक तरफ जहांगीर तरीन की पार्टी बनाने की बात है और फवाद चौधरी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इस सारे अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तकरीबन को 20-25 लोग जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के शामिल हुए हैं। लगारी साहब, ये अब क्या पंजाब तकसीम दर तकसीम हो रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव हुई है पंजाब में जाके, काफ लीग में बहुत से लोगों को शामिल कर रही है, क्या मामला है? एक तो ये कि सराइकी बेल्ट और पीपल्स पार्टी जब करीब होते हैं तो सराइकी लोगों को ये आसरा होने लगता है कि शायद हमारे सूबे की तरफ ये मामला जाएगा। अच्छा, अब हम भी देखते हैं कि जिस तरह से सराइकियों ने रुख कर लिया है पीपल्स पार्टी का, उसका नतीजा इस सूरत में सामने आ सकता है। लेकिन ये कि क्या पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में भी आ रही है या एक ऐसी पोजीशन में होगी कि कोई सूबा बना सके, ये अभी देखने की चीज़ है। और दूसरी बात ये कि ख़ुद पंजाब इस बार ऐसा होगा कि पंजाब का मैंडेट इतना तकसीम हो चुका होगा कि ख़ुद पंजाब की हुकूमत बनाने के लिए भी शायद लगता है कि कई ग्रुपों को मिलकर ये काम करना पड़ेगा। जहांगीर तरीन, काफ लीग और अपना पीपल्स पार्टी, जनाब मुस्लिम लीग नून और ये जो धड़ाधड़ गैर सियासी होने वाले थे PTI के रफ्जगान, वो ये सारे मिल मिलाकर अलग अलग पोजीशंस में कुछ सीटें लेते जाएंगे, तो फिर नई हुकूमत साजी के लिए जो है वो शायद इन्हें एक दूसरे के साथ अलायंसेस करने पड़ेंगे।
और वो अलायंसेस कैसे होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने देखी, लगारी साहब इलेक्शन का माहौल बन रहा है, फिर इसका मतलब है कि जब मेरा ख्याल है कि इलेक्शन होगा, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन होगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ मुदस्सिर, जो अहम बात है वो ये है कि अददी अक्सरियत हो या ना हो, लेकिन आसिफ अली जरदारी के पास एक ऐसा हुनर मौजूद है कि पार्टी के ऐवान में एब्सोल्यूट अक्सरियत ना होने के बावजूद भी वो काम कर जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने 18वीं तरमीम मंजूर कराई थी जी, और इस तरह से वो कोई और बड़ा काम भी कर सकते हैं अगर ये उनकी हुकूमत बनती है या वो हुकूमत के किसी इत्तेहाद में जाते हैं तो भी शायद वो कोई काम कर सकेंगे। तो सर अभी बड़े नाम कोई ज़्यादा शामिल नहीं हुए हैं पीपल्स पार्टी में, तो तेल और तेल की धार देखी जा रही है, इलेक्शन अनाउंस होंगे, इधर पार्टी उधर पार्टी, तो लोग बहुत हैं जो छोड़े भी बैठे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं, शामिल भी नहीं हो रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो नहीं, मेरा ख्याल है कि रहीम यार खान पूरा आ चुका है, जी मुजफ्फरगढ़ पूरा आ चुका है, डरागाती खान जो है वो उसमें सिर्फ लगारीज नहीं है, बाकी आलमोस्ट सब आ चुके हैं। बल्कि लगारीज में भी ऐसा हो चुका है कि वहाँ जो ग्रुपबंदी थी उनमें से जाफर लगारी के अहलिया ने गैर सियासी होने का ऐलान किया है, तो उसका फ़ायदा शायद किसी हद तक भी तकसीम इसी तरह से जी। और लिया जो है वो पीपल्स पार्टी के पास आ चुका है, मुल्तान आलमोस्ट आ चुका है, तो लोधरा आ चुका है। तो लोधरा में एक बड़ा उनसर जो है वो उनका मौजूद है, PMLN का भी और जहांगीर तरीन का भी। बहुत से ऐसे हैं अजला जहाँ पर वो आ चुके हैं। अब देखना यह है कि आगे जहांगीर तरीन कहाँ अपने असरात। जहांगीर तरीन का एक और इशू भी है, जहांगीर तरीन बिरादर निस्बती हैं मखदूम अहमद महमूद के, और उनकी रिश्तेदारी जो है वो मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी से भी है। तो ये मामलात कहाँ जाते हैं, आगे जाकर किस जगह पर जाते हैं, तो वो अभी देखने की बात होगी कि मामला रिश्तेदारियों से आगे जाते हैं या रिश्तेदारियों में ही रहते हैं। लेकिन अगर सब जो आपकी बात इंपॉर्टेंट है कि पंजाब भी अब जो है वो सिंगल, पिछली बार PTI है, उससे पहले नून लीग सिंगल हैंडेडली वो जीत गए, लेकिन पिछली बार हमने देखा कि सिर्फ 6 सीट्स थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में जाके वफाकी तौर पर। तो अब तो फिर इसका मतलब है जिस तरह गेन हो रहा है तो ये डज फिर PTI के साथ साथ नून लीग को भी लगेगी अगले आने वाले इलेक्शन में, अगर इसी तरह पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक होती है पंजाब में। नहीं, ये तो हो गया था ना, ये तो पीपल्स पार्टी ने 2008 में वो अखलाकियात इन कामाज में उसका मुजाहरा किया था, वरना अगर उस वक्त जो बाद में किया था उनने PMLQ से लाइन, अगर वो पहले कर लेते तो PMLN ना थे इक़्तिदार में। उन्होंने PMLN का रास्ता नहीं रोका था 2008 में, अगर वो रोकना चाहते तो फिर वो ऐसा नहीं है कि नहीं रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी चीज़ देखी थी। जरदारी साहब के जहन में कोई और चीज़ थी, वो ये था कि वो 18वीं तरमीम को उन्होंने सोच रखा था कि वो अख्तियारात जो हैं वफाक को मुतवाज़न बनाएंगे और सूबों के पास अख्तियारात ले जाएंगे, और जो कॉन्करेंट लिस्ट एक अरसे से ड्यू थी कि उसको सूबों को दिया जाए, वो उसको देने के लिए कमिटेड थे और वो देना चाहते थे और वो कर गए, यानी इतना बड़ा काम कर गए। बाद में बहुत से लोग कहते रहे कि 18वीं तरमीम जो ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है, फलां नहीं है, लेकिन 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान के वफाक को मजबूत किया, मुतमईन किया और वफाकी यूनिटों को ज़्यादा बाख्तियार किया। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जरदारी साहब की, और अगर दूसरी अचीवमेंट ये कर जाते हैं, अगर ये सूबा बना जाते हैं तो मेरे ख्याल में वफाक इंतहाई मुतवाज़न हो जाएगा। अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम ये बात करें कि जहांगीर तरीन साहब बड़े एक्टिव हैं, तो कोई नई किंग्स पार्टी की बुनियाद चल रही है इस वक्त कि उनका भी होना। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग बड़ी एक्टिव है, शुजात साहब से मुलाकातें हो रही हैं, चौधरी सरवर वहाँ बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बल्कि आज तो वो पंजाब के सदर पेशावर तक पहुँच गए हैं। तो ये कोई किंग्स पार्टियों का भी मुस्तकबिल तेज़ हो रहा है इस नहीं, मेरे ख्याल में बादशाह वक्त ने अपने आप को पीछे कर लिया है कि वो इन मामलात में आगे नहीं बढ़ेंगे, वो मुदाखलत शायद अपनी रेस चला दी है लोगों ने, फिर वो सबने अपनी रेस चला दी है। दो बड़ी शख्सियात जो हैं पंजाब में और वो होकर आ गए, एक इंटिटी, एक वहदत, एक बड़ी शख्सियत बनकर आ गए, एक जहांगीर तरीन और एक चौधरी सरवर। और चौधरी सरवर जो हैं वो चौधरी शुजात के साथ लगकर उनने एक काम तो कर लिया है कि वो हमारे मोहतरम मेहरबान जनाब चौधरी परवेज़ इलाही के लिए न जाए रफ्तन न पाए मानदन न जाए रफ्तन, इस ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि वो न इस जहान के न उस जहान के कर दिया उन्होंने। लेकिन ये सूरत हाल तो खुद उनकी अपनी की हुई थी।
ये जो आज सूरत हाल है उसमें एक बड़ा किरदार जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही का भी है। चौधरी परवेज़ इलाही अगर कमिटमेंट करने के बाद वो वज़ीर आला बनना कबूल कर लेते और अगर वो PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस कर जाते तो शायद ये आगे जो कोई सूरत हाल पैदा होती रही है वो भी ना होती है। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब थे। सियासी तज्ज़िये के हवाले से आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेंगे हम इकॉनमी की सिचुएशन पर। और ख़बर यह है कि महंगाई की शरह में 1.58% इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 38% तक पहुँच गई है। इदारा शुमारियात ने महंगाई के माहाना आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। 11 माह में महंगाई की शरह 29.16% रिकॉर्ड हुई। उमर हयात हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। जी उमर, आगाह कीजिएगा इदाद शुमार के हवाले से जो इदारा शुमारियात ने जारी किए हैं। जी बिल्कुल, महंगाई जो है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और 76 साल महंगाई का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। और महंगाई की जो शरह है खास तौर पर मजमूई तौर पर अब जो है वो 38% तक पहुंच गई है। और 11 माह में जो महंगाई की औसत शरह है वो 29.16% तक पहुंच चुकी है। और महंगाई में जो माह मई में 1.58% का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो दही इलाकों में महंगाई की शरह में 1.69% का इजाफा हुआ है। और खुराक की महंगाई जो है वो जो शहरी इलाके हैं उसमें 52.2% तक पहुंच गई है और जो दही इलाके हैं उसमें 48.1% तक पहुंची है। और इसके साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि जो एक दही इलाकों में 1.69%। ठीक है, हालांकि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने के बावजूद भी जो हालिया सर्वे बता रहा है वो भी महंगाई में इजाफे का बताया जा रहा है, जो एक बड़ी हैरानकुन चीज़ है। बहुत शुक्रिया उन्हें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फ़ारूक सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब अब ये बात हो रही है कि IMF के बगैर अब ये मामला आगे चल के अगस्त में नया जो है वो मामला किया जाएगा, IMF के साथ नया मुआहिदा किया जाएगा। तो सर, जो अब सिचुएशन है, नया बजट है, फिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बगैर IMF के? देखिए, इस वक्त हुकूमत तवक्को कर रही है कि शायद इलेक्शन का साल है और इलेक्शन बजट लेके आना होगा। अगर IMF के पैकेज का हिस्सा रहते हैं तो IMF एक सियासी बजट की इजाजत नहीं देगा, वो चाहेगा कि एक माशी बजट सामने आए। देखिए, जून की आखिरी तारीख तक बिटवीन टुडे एंड एंड ऑफ जून कोई 3.7 अरब डॉलर की अदायगियां हैं पाकिस्तान में जो करनी है। और इस वक्त खजाने में कोई 4 अरब डॉलर से ज्यादा के ज़खायर मौजूद हैं। तो जून के आखिरी तारीख तक तो हुकूमत ये समझती है कि बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगले माली साल में जो मजमूई अदायगियां हैं वो लगभग 41.8 अरब डॉलर की हैं। तो जो माली साल आने वाला है उसमें मेरे जहन में तो कोई तरीका कार ऐसा नहीं है कि IMF के बगैर हम वो अदायगियां जो हैं वो कर पाएंगे। तो अभी हुकूमत ने शायद ये सोचा है कि बजट ऐसा दिया जाए जो सियासी बजट हो, जो इलेक्शन का बजट हो, और फिर मौजूदा फिर जो फॉलोइंग माली साल आएगा, जो फॉलोइंग फिस्कल ईयर होगा, उसमें नई हुकूमत होगी, जो नए लोग होंगे वो देखेंगे कि क्या करना है और क्या होना है। तो फरूख साहब, इस लिहाज से तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी कि अगर ये हुकूमत तो 12-13 अगस्त तक इसकी आइनी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, केयर टेकर सेटअप है, वो और ज़्यादा पेचीदे मामलात हो जाते हैं, तो अगले आने वालों के लिए तो फिर मुश्किलात का एक पहाड़ मौजूद होगा अगर ऐसा बजट, सियासी बजट जिसे हम कह रहे हैं कि वो हो। जी देखिए, हमारी तारीख रही है कि माशी फैसले जो हैं वो सियासी बुनियादों पे किए जाते हैं और फिर उन फैसलों के नतीजे में 24 करोड़ पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को बहुत बड़ी एक कीमत चुकाना पड़ती है। इस वक्त हम यही देख रहे हैं कि सियासी फैसले हो रहे हैं, माशी फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन वो सियासी बुनियादों पे किए जा रहे हैं। सही। अच्छा फरूख साहब, एक चीज़ जो है वो अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम हुई। बहरहाल ये इसका कम होना आम आदमी के लिए तो बेहतर है, लेकिन IMF पहले भी वो कह रहे थे कि ज़्यादा खुश नहीं होगा कि पिछले 15 दिन पहले भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी कम। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त ये डॉलर का एकदम से नीचे आना, यानी ओपन मार्केट और इंटरबैंक में अब बहुत कम फ़र्क उसका है। अब इसके कोई बेहतर इम्पैक्ट होंगे पेट्रोलियम मसनूआत और इंटरबैंक और ओपन मार्केट के जो हालात हैं वो बेहतर होने के बाद? जी, दो चीज़ें आपने सामने रखी हैं, एक तो पेट्रोल की कीमत और दूसरा डॉलर की कीमत। देखिए, एक मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा फैसला है
स्टेट बैंक ने किया है, कल किया था कि जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर डॉलर की ट्रांजैक्शन होती हैं मुल्क से बाहर, वो पहले बैंक जो हैं वो ओपन मार्केट से डॉलर खरीदा करते थे और उसकी वजह से ओपन मार्केट के ऊपर एक प्रेशर रहता था। लगभग 3 से 4 मिलियन डॉलर की रोजाना की वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो डॉलर्स में होती हैं। अब स्टेट बैंक ने कहा है कि वो ओपन मार्केट की बजाय जो बैंक हैं वो इंटर बैंक मार्केट से ये डॉलर क्रेडिट कार्ड वाले जो ट्रांजैक्शन है वो खरीद सकेंगे। तो उसका नतीजा हमने देखा है कि जो ओपन मार्केट है वो अचानक से कोई 15 रुपए, कहीं 20 रुपए नीचे आई है डॉलर और रुपए की जो पैरिटी है उस कीमत में। तो ये तो मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है। जो पेट्रोल की कीमत से डीजल की कीमत के हवाले से किया गया है वो मैं समझता हूँ कि सियासी फैसला है। आप देखिए कि इस वक्त इंडिया में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत पाकिस्तान से ज्यादा है, बांग्लादेश की कीमत हमसे ज्यादा है। तो यहाँ हो ये रहा है कि अगर आप पेट्रोल या डीजल की कीमत जब कम करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर आप देखिए इसकी कंजम्पशन, इसकी खपत जो है वो बढ़ जाएगी और अगर वो बढ़ जाएगी तो फिर हमें ज्यादा डॉलर्स चाहिए होंगे, जो क्योंकि तेल तो सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और डॉलर्स हमारे पास है नहीं। तो ये शॉर्ट टर्म का फैसला है, दोबारा से जैसे आवाम को खुश करने का फैसला है। इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन जो है वो अच्छी नहीं होंगी हमारी मईशत के ऊपर और ख़ास तौर पे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर हैं उनके हवाले से। सही। अच्छा, ये जो डॉलर के हवाले से हम बात कर रहे थे तो इसका मतलब है कि ये ओपन मार्केट पे तो कम हुआ है लेकिन इंटर बैंक का जो रेट है वो तो फिर मॉनिटर उसी हिसाब से मार्केट में हो रहा है। तो क्या ये अगले आने वाले वक्त में डॉलर की कीमत जिस तरह से बढ़ रही थी, इंटर बैंक की मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, तो ये बढ़ती रहेगी इसी असना में या कोई इसमें रिवर्स होने का कुछ चांसेस हो सकते हैं? देखिए, जो बुनियादी ताकत है वो जो इस पे असर अंदाज होती है वो है हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फर्क जी। अगर तो हम एक्सपोर्ट जो है वो 31 अरब से नहीं बढ़ा पाते और इंपोर्ट जो है वो 70-75 बिलियन पे चली जाती हैं तो फिर तो कोई चांस नहीं है जिसने जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि इसमें पैरिटी में कोई रिवर्स आने का कतई कोई चांस नहीं। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कुछ इम्प्रूव हो जाती है और हमारी और इंपोर्ट में जो डिफरेंस है वो कम होने लगता है तो फिर आप सोच सकते हैं फिर चीज़ें जो है वो फ़र्क हो सकती हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मौशियात। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।